धान, फिर वो थोड़ा रहस्यमयी शब्द देवरी, और आखिर में बिहार के किसान। ठीक है। चलिए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले और सबसे सीधे शब्द से शुरू करते हैं, धान। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक फसल है, चावल। लेकिन जाहिर है बात इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जब हम बिहार के संदर्भ में धान कहते हैं तो हम सिर्फ एक अनाज की बात नहीं कर रहे होते। ये शब्द भी वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था और मतलब समाज का केंद्र है। अच्छा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अच्छा। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 19-20% है। और उस कृषि में सबसे बड़ी हिस्सेदारी धान की ही है। ओह। तो ये आंकड़े खुद बताते हैं कि धान का होना या न होना सिर्फ किसी किसान के घर का सवाल नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आर्थिक सेहत का सवाल है। मतलब ये सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये तो एक पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल, जैसे शायद महाराष्ट्र की बात करने पर गन्ना और चीनी मिलें दिमाग में आती हैं, वैसे ही बिहार की पहचान धान से जुड़ी हुई है। आपने सही पकड़ा। और ये सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है। अच्छा। धान की बुवाई से लेकर कटाई तक का जो चक्र है, वो वहाँ के त्योहारों, सामाजिक संबंधों और पूरे साल के कैलेंडर को तय करता है। हाँ, छठ पूजा को ही देख लीजिए। हाँ, सही बात है। उसका प्रसाद बिना नए चावल के पूरा ही नहीं होता। लोगों के आपसी रिश्ते, लेन देन, शादी ब्याह के मुहूर्त तक सब कुछ फसल के चक्र के हिसाब से चलता है। एक मिनट, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। पूछिए। लेखक ने चावल शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया, धान ही क्यों? दोनों में फर्क तो है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही लेखक की गहरी समझ को दिखाता है। कैसे? देखिए, धान कच्चा रूप है, मेहनत का रूप है। खेत में जो उगता है वो धान है। और चावल? चावल थाली में आता है, वो अंतिम उत्पाद है। धान शब्द में किसान का पसीना, उसकी कमर तोड़ मेहनत और खेत से उसका जो सीधा संबंध है,